चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, जो लेसन 10 हमारा बचा हुआ है, इसमें हमें पढ़ना था ओस से। इसके पहले हमने पढ़ लिया है। ओस जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हैं। ओस बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। ठीक है, ठंड के मौसम में हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे या फिर हमारे यहाँ की जो ठोस सतहें हैं, उनमें क्या होता है कि पानी की छोटी छोटी बूंदें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओस कह देते हैं। ठीक है, ध्यान रहे ये जो ओस है वो जल के रूप में होती है और जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में ये होती है। ठीक है ना, इसे ही क्या कहते हैं, ओस कह देते हैं। ठीक है, ये हवा में संघनन मतलब हवा में जो संघनन केंद्र है उन पे संगठित नहीं होती, बल्कि हमारे धरातल पर ये संगठित होती है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं फिर क्या है। इसके बाद है हमारा तुषार। तुषार ठंडी सतहों पर बनता है, जबकि जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने पर होता है, अर्थात ओशांक जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होता है। अतिरिक्त नमी पानी के बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रबों के रूप में जमा होती है। ठीक है, उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं ओस के बनने की अवस्थाओं के समान हैं, केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर या उसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई अवस्थाएं हमारे इसके बनने की, तुषार की। इसमें देखिए मुख्य अंतर ये होता है ओस में और तुषार में कि जैसा कि हमने तुषार में पढ़ा कि छोटी छोटी बूंदे जलवाष्प, छोटी छोटी बूंदे जल की क्या होती हैं कि यहाँ पर जमा हो जाती हैं, और तुषार में क्या होता है कि छोटे छोटे क्या होते हैं, बर्फ के कण जमा होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये जो जल है ओस का, वो इसमें क्या होता है कि बर्फ के रूप में जम जाता है। ठीक है, ये बर्फ के रूप में जम जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, तुषार कह देते हैं। ठीक है, और एक अंतर इसमें और है कि ओसांक जो है वो जमाव बिंदु से ऊपर हो, मतलब यहाँ पर जमे ना तभी ये ओस कहलाएगी, और यहाँ पर जमाव बिंदु पर या फिर उससे नीचे हो, ताकि इसमें बर्फ की स्थिति बन सके, मतलब जो ये जल है वो बर्फ के रूप में बदल सके छोटे छोटे कणों में। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं हम लोग इसमें फिर क्या है आगे। इसमें आगे है कोहरा एवं कुहासा। ठीक है, कोहरा एवं कुहासा। जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी वायु छोटी संहति अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा एक बादल है, आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम से शून्य तक हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संहति अचानक से नीचे की ओर गिरती है, छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा क्या है, एक बादल है। जो हमारे सतह के नजदीक जो कण पाए जाते हैं विभिन्न धूल के, ठीक है ना, जो हमारे सतह के बहुत पास ही पाए जाते हैं धूल के कण, धुआं, राख, ठीक है ना, इनमें जब जलवाष्प से भरी हुई वायु जब इनमें आती है, ठीक है ना, और इसमें क्या होती है, संघनित हो जाती है, और इसमें संघनित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, कोहरा या कुहासा कहते हैं। ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं हम लोग नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों। नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा अधिक होती है, जो कोहरे और कुहासे बनने में मदद देती है। ऐसी स्थिति में कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं। ठीक है ना, धूम्र कोहरा कहते हैं। ठीक है,
इसमें ये बताया गया है कि जो नगरीय क्षेत्र हैं या जो औद्योगिक केंद्र वाले क्षेत्र हैं उसमें जो कोहरा या कुहासा है वो ज्यादा देर तक रहता है या ज्यादा बनता है। इसका कारण यह है कि उसके संघनन केंद्र अच्छे बनते हैं, जो अब जो धुएं, ठीक है ना, धुएं की अधिकता होती है जिसके कारण जिसमें, तो उसमें क्या होता है, ये केंद्रक अच्छे बन जाते हैं शहरी क्षेत्रों में। तो इसे याद रखना है। मान लीजिए अगर तुलनात्मक रूप से दे देता है कि शहरी क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्रों में कोहरा अधिक बनता है और ग्रामीण क्षेत्रों में या स्वच्छ वातावरण वाले क्षेत्र में कोहरा या कुहासा कम बनता है, तो बिल्कुल सही है ये चीजें। ठीक है, तो इसको याद रखने योग्य है ये। फिर आगे देखते हैं कुहासे एवं कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। ठीक है ना, कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होता, कोहरा जो है वो कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होता है, जहां गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है और वहां ये प्रबल होते हैं। तो देखिए इसमें यह है कि कोहरे एवं कुहासे में कितना इतना अंतर है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। मतलब कुहासा जो है उसमें नमी अधिक है और कोहरे में नमी कम पाई जाती है। पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है कुहासा। ठीक है, कोहरे छोटे बादल होते हैं जिनमें धूल कण, धुएं के कण, नमक के कण होते हैं। केंद्र के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है ना, कोहरा और कुहासे में अंतर एक तो, और दूसरा धूम्र कोहरा किसे कहते हैं, जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित है रूप से बनते हैं, उसे धूम्र कोहरा कहते हैं। बादल पानी, बादल देखते हैं हम लोग इसमें। तो बादल पानी की छोटी बूंदें या बर्फ के छोटे रवों किससे संहति से होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों के चारों ओर रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, बादल किसे कहते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं कि बादल किसे कहते हैं। ठीक है ना, इसके पहले भी हम लोग बादल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो संघनित होते हैं, ठीक है ना, वायुमंडल में जो रहते हैं छोटे छोटे कण, धुआं, धूल, राख के, उस पे जो जलवाष्प जो हमारी होती है, वो जब संघनित होती है उस पर ठंडी होकर एकत्रित होती है, तो वही बादल बनती है। अब बादल को ऊंचाई के अनुसार बांटा गया है इसमें। तो हम लोग देखते हैं इसमें पहला है पच्छाद मेघ, दूसरा है कपासी मेघ, स्तरी मेघ, वर्षा मेघ। ठीक है, पच्छाद मेघ में हम लोग देखते हैं पच्छाद मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मेघों की ऊंचाई से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना, तो पच्छाद मेघ देखिए ये सबसे ऊंचे मेघ हैं। पच्छाद मेघ का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। फिर अगला है कपासी मेघ। कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। ये प्राय 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें इनको याद ही करना पड़ेगा, पच्छाद मेघ, फिर कपासी मेघ। ठीक है, इस तरह से इनका क्रम याद करना पड़ेगा। जैसे हम लोग वायुमंडल की परतों का क्रम याद करते हैं ना, उसी तरह से। ठीक है, ये जैसे पच्छाद मेघ हो गया, फिर उसके बाद कपासी मेघ, फिर उसके बाद स्तरी मेघ, फिर उसके बाद वर्षा मेघ। तो इस तरह से ये ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से ये इसके विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, तो पच्छाद मेघ कितने में, लगभग की धरातल से कितना, मान लीजिए कि ये धरातल है, तो धरातल से कितना, तो लगभग ये धरातल से 8000 से 12000 मीटर तक ये वाले पच्छाद मेघ पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये होते कैसे हैं, तो ये पतले तथा बिखरे हुए बादल हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। फिर कपासी मेघ में देखते हैं,
तो कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं, ये प्राय 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, और फिर ये होते कैसे, इनकी प्रकृति क्या है, तो ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे हुए देखे जा सकते हैं, ये चपटे आधार वाले होते हैं। स्तरी मेघ में हम लोग देखते हैं अगर, तो स्तरी मेघ जैसा कि नाम से प्रतीत है कि ये परतदार बादल होते हैं। ये क्या होते हैं, परतदार बादल होते हैं जो आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये सामान्यतः या तो ऊष्मा हास या अलग अलग तापमान पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। ठीक है। अगला है कितना, कपासी मेघ। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, वर्षा मेघ। यहाँ पर इमेज ऐड की गई है। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर वर्षा मेघ। वर्षा का मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतने कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। ये 4 मूल रूपों में बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों बादलों का निर्माण करते हैं। तो देखिए, जो वर्षा मेघ है ये अक्सर हमें बरसात के टाइम पे या जब वर्षा अधिक होती है तब ये हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि ये वाली इमेज हमें दिखाई दे रही है। ठीक है ना। बहुत ही गहरे और काले रंग के, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पृथ्वी पर एकदम से छूने वाले हैं, या बहुत ही अधिक हमें बादल ऐसे दिखाई पड़ते हैं, एकदम काले घने। अक्सर ऐसा कभी कभी देखने को हमें मिल जाता है, कभी कभी क्यों, अक्सर देखने को मिलती है ऐसी चीजें। ठीक है ना। तो ये कहलाता है क्या, ये कहलाते हैं हमारे कौन से मेघ, वर्षा मेघ। ठीक है ना। तो अब आगे हम लोग देखेंगे, इसमें हमने देख लिया कितने मेघ, 4 प्रकार के, पच्छाद मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षा मेघ। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम कि लेखक हमें और क्या बताते हैं। तो इसमें आगे ऊंचे बादल, पच्छाद, स्तरी बादल, पच्छाद, कपासी, मध्य ऊंचाई के बादल कौन कौन से हैं, तो स्तरी मध्य तथा कपासी मध्य, कम ऊंचाई के बादल स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा एवं कपासी वर्षा मेघ। ठीक है। तो 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। ठीक है ना। पहला क्या है आपका, तो ऊंचे बादल, जिसमें पच्छाद स्तरी, पच्छाद कपासी आते हैं। ठीक है। मध्य ऊंचाई के बादल में हम लोग देखते हैं क्या, मध्य ऊंचाई के बादल में स्तरी मध्य तथा कपासी मध्य आते हैं। ठीक है। फिर जो तीसरा हमारा रखा गया, कम ऊंचाई के बादल, तो कम ऊंचाई के बादल में कौन कौन से आते हैं, तो स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा मेघ एवं कपासी वर्षा मेघ। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि ऊंचे बादल के अंतर्गत कौन कौन से बादल आते हैं, तो या ये लिखा जाएगा कि कोई एक नहीं है तो पच्छाद, स्तरी पच्छाद और कपासी रख के, और फिर चौथा स्तरी वर्षा मेघ रखेगा या फिर कपासी वर्षा मेघ रखेगा। तो इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये ऊंचे बादल पच्छाद स्तरी एवं पच्छाद कपासी हैं। ठीक है। तो इसको याद रखना पड़ेगा, और इसी तरह याद रखना पड़ेगा कि मध्य ऊंचाई में स्तरी मध्य तथा कपासी मध्य है। फिर याद रखना पड़ेगा इसमें कि स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा और कपासी वर्षा वाले में कम ऊंचाई वाले हैं। ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। अगला फिर है हमारा क्या, तो अगला है वर्षण। ठीक है। वर्षण या वर्षा, या किस तरह से बारिश होती है, इसे बताया गया इसमें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कि वर्षण में क्या हमें देखने को मिलता है। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है,
तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारी जलवाष्प बनती है, ठीक है ना, जो हमारी जलवाष्प बनती है, हमने पढ़ा कि जैसे ये बादल है, ये जलवाष्प हमारे यहाँ पर एकत्रित है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, सभी को पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है कि अपनी ओर लगातार क्या होता है, खींचता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जब ये इसकी जो शक्ति है अपने पास रोक रखने की, जलवाष्प को जब वो, ठीक है ना, रोक रखने में जब ये क्या होता है कि असमर्थ हो जाता है, और जो इसकी जलवाष्प है, ठीक है ना, जलवाष्प जो बादल के रूप में या संघनित होकर एक साथ रुका हुआ है जल, ठीक है ना, तब ये क्या होता है, पृथ्वी पर क्या होता है कि सतह पर गिरने लगते हैं ये जलवाष्प, ठीक है। तब इसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्षण कहते हैं या वर्षा कहते हैं, ठीक है। ये द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण हिमतूलों के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहते हैं, ठीक है। जब ये वर्षा क्या होती है कि बूंदों के रूप में होती है तब इसे वर्षा कह देते हैं, ठीक है ना। बूंदों के रूप में जब ये पृथ्वी पर गिरती है जल की बूंदों के रूप में तो इसे वर्षा कह देते हैं। और यही वर्षा जब हिम के रूप में नीचे गिरती है, ठीक है ना, हिम के रूप में मतलब जब छोटे छोटे, ठीक है, ये अधिक जब यहाँ का तापमान मतलब क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब ये किस रूप में बदल जाते हैं, तो छोटे छोटे बर्फ के रूप में बन जाते हैं। और फिर, ठीक है ना, हिमपात उसे कहते हैं। हिम के रूप में जब पृथ्वी पर ये प्राप्त होती है संघनन वाली जलवाष्प तब इसे क्या कह देते हैं हम लोग, हिमपात कह देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। ये रवे हिम तूलों का निर्माण करते हैं। हिम वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि तथा कर्कापात है, ठीक है ना। यद्यपि कर्कापात समय काफी सीमित मात्रा में होता है एवं समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदा कदा ही होता है, ठीक है ना। देखिए सहिम वृष्टि यानी हिम के साथ वर्षा, ठीक है ना। हिम के साथ वर्षा मतलब सहिम वृष्टि का मतलब होता है कि जैसे बारिश हो रही है, जल की बूंदे हैं, तो जल की बूंद कुछ मात्रा में जमी हुई होंगी और कुछ मात्रा में पिघली हुई होंगी, ठीक है ना। एकदम से हिमपात नहीं होता है, पूरा हिम नहीं होता है, थोड़ा सा पिघली अवस्था में और थोड़ा सा हिम के रूप में, इस तरह से सहिम वृष्टि ये कहलाती है। मतलब बूंदें भी गिरेंगी पानी की और हिम के मतलब बर्फ के कण भी गिरेंगे, ठीक है, तो उसे कहते हैं सहिम वृष्टि, ठीक है। फिर उसके बाद है अगला क्या आगे थोड़ा सा हमने क्या पढ़ा था, कर्कापात है, ठीक है ना। कर्कापात यानी वही बर्फ के टुकड़े गिरना, ठीक है, तो ये कभी कभी होता है, ठीक है। सहिम वृष्टि जो है आगे देखते हैं हम लोग। सहिम वृष्टि जमी हुई बूंदों वर्षा की बूंदे हैं या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदे हैं। जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब सहिम वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती है तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती है, इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती हैं तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती है, ठीक है। सहिम वृष्टि जो मैंने बताया कि बर्फ के रूप में या फिर कहने का मतलब जो बूंदें हैं वो कुछ मात्रा में जल रहती है, कुछ मात्रा में हिम के रूप में रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर कभी कभी वर्षा बूंदे बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा के जल से बनती है जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्रीय परतों वाले होते हैं, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं अक्सर कि
ठीक है, बर्फ की बूंदे, जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि पत्थर गिरे हैं या ओले गिरे हैं, ठीक है, वही चीजें हैं। अगला देखते हैं हम लोग वर्षा के प्रकार। तो वर्षा के प्रकार में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग वर्षा के प्रकार, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को मुख्य पर 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, संवहनीय, पर्वतीय तथा चक्रवाती या फ्रंटल। संवहनीय वर्षा हम लोग देखते हैं कि हवा के गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में पहुंचने के बाद यह फैलती है तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के समय में प्रायः होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्रायः होती है। ठीक है, संवहनीय वर्षा जैसे हम लोगों ने बताया कि इस तरह से वाष्प गर्म होकर क्या होता है, ऊपर उठती है वाष्प, ठीक है ना। हमने देखा था इस तरह वाष्प गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। फिर ये संवहन धाराएं जो होती हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से फिर क्या होते हैं, बादल बनते हैं और फिर वर्षा हो जाती है, ठीक है ना। संघनित होकर ठंडी होकर वर्षा होती है। ये एकदम से सिंपल वर्षा है जिसे क्या कहते हैं कि संवहनीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है अगला पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा में हम लोग आएंगे जब संतृप्त वायु की संहति पर्वतीय ढाल पर आती है, तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती है, फैलती है, तापमान गिर जाता है तथा आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवना विमुख ढालों पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती हुई नीचे की ओर उतरती हैं, उनका तापमान बढ़ जाता है, तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं इस प्रकार प्रतिपवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन रहते हैं। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यह पर्वतीय वर्षा या स्थलाकृति वर्षा के नाम से जानी जाती है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे एक पर्वत है, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए ये हवाएं चलती हैं, तो ये हवाएं क्या होती हैं कि इस पर्वत को पार करने के लिए ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने में क्या होती है कि ये पर्वत को पार करने के उसमें ऊपर उठती हैं और यहाँ पर जैसे ही पहुंचती है ठंडी हो जाती है, ठीक है ना। ठंडी होकर क्या करती है, बादल बनाती हैं, ठीक है ना। ठंडी होकर बादल बनाया इन्होंने और बादल बनाकर क्या करती हैं कि इसी ढाल पर वर्षा करती हैं, ठीक है ना। पर्वत के इसी ढाल पर क्या करती हैं, ये वर्षा करती हैं, ठीक है। इस ढाल पर ये क्या करती हैं कि वर्षा करती हैं, ठीक। और जब ये पर्वत को पार करती हैं, ठीक है ना, इसका तापमान क्या होता है, बढ़ता है और उनकी आर्द्रता करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रतिपवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन होते हैं, क्योंकि पूरा जो इनके पास जितनी नमी थी वो यहीं पर वो खर्च कर देती है, इसी ढाल पर बारिश हो जाती है और फिर जैसे ये पर्वत के दूसरे ढाल पे उतरती हैं ये शुष्क हो जाती हैं और यहाँ पर वर्षा नहीं होती और ये वाला जो क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कम वर्षा होती है या नहीं होती है, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए नमी बची रह गई हवाओं के पास तो फिर थोड़ी बहुत वर्षा हो भी जाती है और अगर नमी नहीं रही तो बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, ठीक है ना। चक्रवाती वर्षा या फ्रंटल वर्षा, चक्रवात हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं किस तरह से चक्रवातों से वर्षा होती है, ठीक है। तो आप पहले ही इस पुस्तक के 10वें अध्याय में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों तथा चक्रवाती वर्षा का अध्ययन कर चुके हैं। चक्रवाती वर्षा समझने के लिए अध्याय 10 को देखना है हमें, जो कि हम पढ़ चुके हैं।
चक्रवात में अब हमें पता है, हमने देखा था कि किस तरह से बारिश होती है। ठीक है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। संसार में वर्षा का वितरण। एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर तरफ जाते हैं, वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों पर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहां पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पूरा को सही ढंग से लिखा गया है। यहीं से स्टेटमेंट उठाए जाते हैं कि विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, ठीक है, जो ये हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, धीरे धीरे घटती जाती है। एक तो पहला ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, कि यहाँ विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वर्षा घटेगी, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखेंगे कि तटीय भागों की अपेक्षा भीतरी भागों की अपेक्षा तटीय क्षेत्रों में भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तो जो महाद्वीपों के तटीय भाग हैं उनमें अधिक वर्षा होती है और जो बीच वाले भाग हैं उनमें कम वर्षा होती है, ये याद रखना है। तीसरा हमें याद रखना है कि जो हमारे विश्व के जो हमारे स्थलीय भाग हैं और जो हमारे समुद्री भाग हैं, तो समुद्री भागों में वर्षा अधिक होती है जबकि स्थलीय भागों में वर्षा कम होती है। कारण भी यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है, ठीक है, पानी मतलब हवा को पानी अधिक मिल जाता है और महाद्वीप भाग क्योंकि अपेक्षाकृत इसके कम यहाँ पर इन्हें जल की प्राप्ति हो पाती है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें कम जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, एक दो बार और पढ़िए फिर, ठीक है। विषुवत वृत्त से 35 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। सत्य असत्य में इसे शामिल किया जा सकता है। 35 डिग्री से 40 डिग्री तक के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है, लेकिन विषुवत वृत्त से 45 डिग्री तथा 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है तथा यह पूर्व की तरफ घटती जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, सही है या गलत है? तो सही है, ठीक है ना। पश्चिमी क्षेत्रों पर वर्षा अधिक होती है और पूर्वी क्षेत्रों पर घटती जाती है, ठीक है ना। और यह भी याद रखना कि 45 डिग्री से, ठीक है, 45 डिग्री से लेकर के और 65 डिग्री तक क्या होता है, पछुआ पवनों के कारण पश्चिमी महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों पे वर्षा होती है। अगर वर्ल्ड मैप आपने सही ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जहां भी पहाड़ तट के समानांतर है वहां वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदानों में अधिक होती है एवं प्रति पवन दिशा की तरफ घटती जाती है। जैसे हमारा पश्चिम वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट हम लोग जो पढ़ते हैं अपने इंडिया का, जो हम पश्चिमी घाट पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो हमारे पश्चिमी घाट के कगार हैं, तो यहाँ पर बारिश क्या होती है, इन्हें इस मैदान पे अधिक प्राप्त होती है, जबकि ठीक है ना इसके बगल वाले जो क्षेत्र है वो कम वर्षा प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पर्वतीय वर्षा का योगदान होता है। जब हमारा मानसून यहाँ से आता है और यहाँ पर इन पश्चिमी घाट के कगारों पर टकराता है तो क्या होती है कि वर्षा यहीं पर हो जाती है और ये इस मैदान को ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है और यहाँ पर क्या होता है कि इन वाले क्षेत्रों में ये प्रतिपवन यानी कि वृष्टि छाया के प्रदेश लगभग बन जाते हैं, ठीक है। फिर और आगे देखते हैं वर्षा के वितरण में हम लोग इसमें विषुवतीय शीतोष्ण विषुवतीय
पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास पर्वतों के वायु के ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्र के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष तक होती है। ठीक है। महाद्वीप के भीतरी भाग में वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों में क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा का मौसमी वितरण इसके प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों जैसे विषुवतीय पट्टी तथा ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। ठीक है, ये वर्षा का वितरण हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए। ठीक है, टेक केयर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट किया करिए। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को। टेक केयर।